सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। जी हां, इससे पहले तमाम पूर्व चीफ जस्टिसों ने बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें कहा था, मगर वो नहीं कह पाए जो आज वाले चीफ जस्टिस ने कह दिया है। अब तक आप सुनते आ रहे थे, तमाम जज साहब लोग कहते थे कि न्याय में देरी अन्याय है, यानी अगर न्याय देरी से मिल रहा है तो फिर वो न्याय नहीं कहा जाएगा, वो अन्याय होगा। मगर वर्तमान चीफ जस्टिस ने फार्मूला में पलट दिया है और एक कदम आगे बढ़ते हुए इन्होंने कह दिया कि न्याय में देरी सिर्फ न्याय से इनकार नहीं, अन्याय नहीं, बल्कि न्याय का विनाश है, न्याय को नष्ट करने वाला है। अंग्रेजी में कहें तो जस्टिस डिलेड इज नॉट जस्टिस डिनाइड बट जस्टिस डिस्ट्रॉयड। इतना ही नहीं, देश की तमाम हाईकोर्ट को लेकर, हाईकोर्ट की शक्तियों को लेकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत कुछ कहा है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए हुजूर ने पुराने तमाम चीफ जस्टिसों को, खासकर चंद्रचूड़ साहब को पछाड़ दिया है, जो इस काम में सबसे माहिर माने जाते थे। तो वर्तमान चीफ जस्टिस ने जो कहा उसे तो देखेंगे ही, कैसे दूसरों को ज्ञान ठेला है उसे तो समझेंगे ही, साथ में ये भी देखेंगे कि हुजूर जब से चीफ जस्टिस बने हैं और बनने से पहले भी किस तरह से अपने पद की गरिमा को लगातार भाजपाई सत्ता के चरणों में बिछाते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार लगातार सवाल आलोचना होने के बाद भी कोई असर होता हुआ नहीं दिखता। जी हां, तमाम तस्वीरों से पता चलता है कि कम से कम 4 बार हुजूर ने भाजपाइयों के यहां पहुंचकर डिनर किया है, डिनर पार्टी किया है, खुलेआम उनकी तारीफ करते हैं। ऐसी चीजों का आदान प्रदान होता है जो किसी भी रूप में न्यायपालिका के मुखिया को शोभा नहीं देता। पिछले कुछ सालों में तमाम चीफ जस्टिस आए गए, सबके दौर में मैंने 1997 के उस जुडिशियल एथिक्स वाले कोड ऑफ कंडक्ट का जिक्र किया जो बताता है कि भारत में एक जज को कैसा होना चाहिए, कैसा काम करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसको व्यक्तिगत जीवन में भी कैसे होना चाहिए। जब आप इस कोड की एक एक लाइन को सुनेंगे और वर्तमान चीफ जस्टिस की हरकतों को देखेंगे तो पता चलेगा कि यहां तो मामला धरती आसमान के अंतर से भी ज्यादा है। इसके साथ ही आज हम चर्चा ये भी करेंगे कि कैसे जिला अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के भीतर अपेक्षाकृत छोटे न्यायिक अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है। कुछ ऐसी कहानियां सामने आई हैं जो भारत की न्यायपालिका की रीढ़ को कमजोर कर रही हैं। जब आप कहानी सुनेंगे कि कैसे जिले का डीएम, एसपी वहां की न्यायिक अधिकारियों को दबाव में लेने का काम करते हैं, उन पर प्रेशर बनाते हैं, उनको चिढ़ाते हैं और उसमें सहयोग न्यायिक अधिकारी ही करते हैं ऊपर वाले, तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वैसे अमृत काल में एक चर्चा ये भी आम हो चुकी है कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के तमाम ऐसे जज हैं जो सत्ताधारी मंत्रियों के साथ फोटो खिंचाने के लिए लोलुप रहते हैं, चाहते हैं कि एक बार हुजूर की नजरें करम हो जाए। आज का ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक बेहद ज्ञानवर्धक होने वाली है, आम आदमी से लेकर उन खास लोगों के लिए भी। हालांकि उन खास लोगों के पास ज्ञान बहुत है, लेकिन उसका सदुपयोग करने की बजाय दुरुपयोग नजर आने लगा है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है और इसको तो ज्यादा ही शेयर करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, साथ में ये भी जांचते रहिए कि पिछले 12 साल में क्या कभी भी गोदी मीडिया के किसी लपरजंडिस ने इस मामले पर बात किया कि जज को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उन मुद्दों पर चर्चा होती है जिन पर हम करते हैं। मुझे लगता है कि सबसे पहले साल 1997 के उस रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ के बिंदुओं को समझ लेना जरूरी है। इसके बाद वर्तमान चीफ जस्टिस की हरकतों को देखेंगे, उनके बयानों को देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई 1997 को जुडिशियल एथिक्स कोड को फुल कोर्ट मीटिंग में अपनाया था। आप एकदम आसान भाषा में सुनते जाइए कि भारत में एक जज को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बात खुद इसी देश की सबसे बड़ी अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में लिखित रूप से देश के सामने रखा था। सबसे पहले कहा गया कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए ताकि जनता का भरोसा बना रहे। वही बात जो मैं बार बार लोकतंत्र के संबंध में कहता हूं कि लोकतंत्र भरोसे का नाम है। जब तक जनता का सिस्टम पर भरोसा है तब तक लोकतंत्र है, भरोसा टूटा तो लोकतंत्र खत्म समझिए। इस कोड में साफ साफ लिखा गया है कि जज का आचरण जनता का विश्वास बढ़ाने वाला होना चाहिए। जज को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उनकी निष्पक्षता पर कभी कोई संदेह न हो। तीसरा पॉइंट कहता है कि जज को राजनीति से एकदम दूरी बनाकर रखनी चाहिए। न तो उसे राजनीतिक बहस में पड़ना चाहिए, न राजनीतिक बयान देना चाहिए और न ही राजनीतिक गतिविधियों में कभी किसी रूप में नजर आना चाहिए। साफ साफ लिखा है कि राजनीति से
कंप्लीट डिस्टेंस होना चाहिए। अगला पॉइंट कहता है कि जज को हर हाल में मर्यादा को बनाकर रखना चाहिए। ऐसा कोई काम ना करें जिससे लगे कि कुछ गलत या संदिग्ध हो रहा है। साथ ही निजी रिश्ते फैसलों को प्रभावित न करें, इस तरह से प्रोसीजर चलाना चाहिए। यानी परिवार, दोस्ती, पहचान या जान पहचान का कोई भी असर जज के फैसले पर नहीं आना चाहिए। जजों को अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, यानी वो इस पद का इस्तेमाल अपने लिए या किसी अपने के फायदे के लिए नहीं कर सकते। जुडिशियल एथिक्स कोड साफ साफ कहता है कि अपने परिवार, रिश्तेदार या करीबी दोस्त यदि किसी मामले में शामिल हों तो जज को खुद ही उससे अलग हो जाना चाहिए। अगली बात सुनिए, कहा गया है कि जज उपहार और मेहमान नवाजी से बचें। यानी जजों को किसी से महंगे गिफ्ट, विशेष सुविधा या किसी पक्षकार की मेहमान नवाजी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस लाइन को ध्यान से सुनिए, किसी भी तरह का उपहार, विशेष सुविधा या पक्षकारों की मेहमान नवाजी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भोजन, पानी, हलवा, पूड़ी। और सुनिए, ये कोड कहता है कि जज किसी भी रूप में व्यापार या बिजनेस नहीं कर सकते, यानी वो कारोबार नहीं करेंगे, दलाली नहीं करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, जज को समाज से एक तरह की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा लोगों से घुलना मिलना, उठना बैठना या दिखावटी मेलजोल नहीं करना चाहिए ताकि गरिमा बनी रहे। अगला पॉइंट कहता है कि जज मीडिया से भी सावधान रहे। उन्हें इंटरव्यू में बयान या फिर लंबित मामलों पर टिप्पणी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जजों को किसी भी विवाद से दूर रहना चाहिए। ऐसा कोई भी मंच या कार्यक्रम का चुनाव न करें जहां से विवाद पैदा हो। अगले पॉइंट में कहा गया है कि जज को सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए, यानी सरकार से अलग होना चाहिए। भारत के जज को चाहिए कि किसी भी रूप में सरकार, प्रशासन या ताकतवर लोगों से कोई नजदीकी न दिखे। अगला पॉइंट कहता है कि जज को निष्पक्ष दिखना जरूरी है, सिर्फ निष्पक्ष होना ही नहीं। यानी निष्पक्ष हैं ये तो ठीक है, लेकिन दिखना भी चाहिए कि आप निष्पक्ष हैं। यानी वर्तमान चीफ जस्टिस अपने कार्यों में चाहे जितने ईमानदार हों, लेकिन उनको ईमानदार दिखना भी चाहिए। राजनीति से दूर रहना चाहिए, राजनेताओं से दूर रहना चाहिए। अगले पॉइंट में कहा गया है कि कोर्ट के भीतर भी और कोर्ट के बाहर भी जज का व्यवहार एक जैसा होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, गरिमा से बाहर नहीं होना चाहिए। और 16वां पॉइंट कहता है कि जज का निजी जीवन भी ऐसा हो कि वो न्यायपालिका की गरिमा का उदाहरण बने। यानी व्यक्तिगत जीवन में भी एक जज को इस तरह से रहना चाहिए कि न्यायपालिका का सम्मान बढ़े, बदनामी न हो। एक जज न सिर्फ ईमानदार हो, बल्कि ऐसा दिखे भी कि उस पर कोई कभी भी सवाल न उठा सके। और समझने वाली बात यह है कि ये कोई संसद का कानून नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल एथिक्स के रूप में इसको अपनाया था। यानी खुद देश की सबसे बड़ी अदालत के जजों ने जजों के लिए इस एथिक्स को लिखकर रखा है। मगर सवाल यह है कि इसे मानता कौन है। वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बात करें तो चीफ जस्टिस बनने से पहले ही ये तमाम भाजपा नेताओं के साथ नजर आते थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ सपरिवार पूरे लाव लश्कर के साथ डिनर पार्टी करते हुए नजर आए, बाकायदा फोटोबाजी भी हुई। और चीफ जस्टिस बनने के बाद भी मुझे जहां तक याद है, हुजूर ने कम से कम 3 बार डिनर किया हरियाणा के सीएम के साथ, एक बार मनोहर लाल खट्टर के साथ, और उसी में शायद गोदी मीडिया का सबसे नफरती एंकर ये लपटझंडिस भी मौजूद था। इन तस्वीरों में देखिए कि देश के कौन कौन से लोग उपलब्ध हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन से लेकर गोदी मीडिया और सरकार में शामिल लोग भी, जबकि ये सीधे सीधे जुडिशियल एथिक्स के खिलाफ है, उसका उल्लंघन है। इसलिए मैंने जुडिशियल एथिक्स आपको पहले बता दिया, याद दिला दिया, ताकि हुजूर की जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखकर आप खुद अंदाजा लगा लें कि जो कर रहे हैं वो कितना ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जस्टिस सूर्यकांत ने मंच साझा किया और वहां पर इस तरह के गिफ्ट का आदान प्रदान हुआ। सवाल यह है कि क्या ये किसी भी रूप में निष्पक्षता को दिखाने वाला है। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं और वर्तमान सत्ता में शामिल लोग किस तरह से अल्पसंख्यकों पर हावी हैं ये सबको पता है। ऐसे में जब न्यायपालिका का मुखिया इस तरह की तस्वीरें बनाएगा तो न्यायपालिका की छवि का क्या होगा। इस कार्यक्रम में चीफ जस्टिस ने यूपी के मुख्यमंत्री की खूब तारीफ की, यूपी मॉडल को देश भर में प्रचारित करने की बात कहा। हालांकि ये बात उन्होंने किसी और परिप्रेक्ष्य में कहा था, परंतु समझने वाली बात यह है कि इस बात के निकलने के कुछ ही दिन बाद संभल में सीएम योगी के चहेते अफसरों के खिलाफ एफआईआर का आदेश देने वाले जज का ट्रांसफर कर दिया गया। सवाल यह है कि क्या चीफ जस्टिस सूर्यकांत इस योगी मॉडल को भी देश में प्रचारित करेंगे। आखिर वो जिस बात की तारीफ कर रहे थे, क्या वो तारीफ अन्य चीजों पर लागू नहीं हो गई कि जो नापसंद आने वाला फैसला दे उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। अब इस तस्वीर को देखिए, इसे लेकर भी सोशल मीडिया पर खूब विवाद है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे चीफ जस्टिस का स्वागत कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ने, सरकार गिराने, विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला, उनकी विधायकी का मामला सुप्रीम कोर्ट में कितने साल तक लटका रहा है। चंद्रचूड़ के जमाने से लटका रहा, वही लटका के गए, सारा गोबर फैला के गए, यह आपको पता है। यहां साफ साफ आरोप लग रहा है कि एक पक्षकार न्यायपालिका के मुखिया के साथ खड़ा है। इस तस्वीर में देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा कितनी नफरत भरी बयानबाजी करते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इस तस्वीर में भी देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चीफ जस्टिस को उन्हीं की तस्वीर भेंट कर रहे हैं। जबकि अभी मैंने आपको बताया कि जजों को कोई भी गिफ्ट वगैरह लेना नहीं चाहिए। इस तस्वीर में भी देखिए,
केंद्रीय मंत्री, भाजपा सांसद और बिजनेसमैन तमाम लोग मौजूद हैं। न जाने क्या क्या आदान प्रदान किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इन नेताओं के खिलाफ, उस व्यापारी के खिलाफ यदि कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या फिर किसी भी अदालत में जाएगा, तो क्या वो जज इन तस्वीरों को याद नहीं करेगा? क्या उसकी हिम्मत होगी कि जो आदमी, जो लोग चीफ जस्टिस के साथ खा पी रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, उनके खिलाफ फैसला दे दे? मोदी सत्ता के ये केंद्रीय मंत्री पिछले कुछ महीनों में लगातार बार बार चीफ जस्टिस के साथ घूमते फिरते देखे गए। हालांकि कुछ कार्यक्रमों में इनका साथ होना जरूरी है, मगर उन्हीं कार्यक्रमों में कुछ ऐसा भी होता हुआ दिख जाता है, कुछ ऐसी तस्वीरें आ जाती हैं जो न भी हो तो काम चल जाएगा। अब यदि कहीं न्यायपालिका के लिए कोई बिल्डिंग बनी तो उसे बनाने का कार्य तो सरकार का ही होता है। उसके उद्घाटन में अगर मुलाकात हुई तो अलग बात है, वहां सवाल नहीं उठना चाहिए। मगर यहां वहां जो डिनर पार्टी चल रही है, यह सवालिया निशान खड़े करती है। हाल ही में चीफ जस्टिस सूर्यकांत अपने गांव भी गए थे और मोदी सत्ता के केंद्रीय मंत्री और तमाम भाजपाई लोग वहां तक पहुंच गए। खूब भाषणबाजी हुई, सब माइक पकड़ पकड़ के नेता बन रहे हैं और उस कार्यक्रम को देखकर ऐसा लगा कि यहां कोई चीफ जस्टिस नहीं बल्कि सत्ताधारी दल के भावी नेता उपस्थित हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि हो सकता है ये प्री लॉन्चिंग हो। वैसे भी हमने देखा है, चीफ जस्टिस बनने के बाद भी लोग राज्यसभा तक की कुर्सी के लिए लौट जाते हैं। हुजूर के गांव वाले कार्यक्रम को देखने के बाद लोगों ने यहां तक अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि कहीं अगले लोकसभा चुनाव में चीफ जस्टिस सूर्यकांत अपने पैतृक गांव की लोकसभा से चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो कार्यक्रम पूरी तरह से चुनावी ही नजर आ रहा था, राजनीतिक कार्यक्रम नजर आ रहा था। बहरहाल वर्तमान चीफ जस्टिस के तमाम कार्य ये सवाल पैदा करते हैं और जवाब भी देते हैं कि जुडिशियल एथिक्स कोड का किसी भी रूप में इन्होंने पालन नहीं किया। इस कोड को यदि ध्यान में रखा जाए तो जैसी जैसी तस्वीरें बाहर आ रही हैं वो कभी ना आती। अब आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि ऐसी तस्वीरों से नीचे की जुडिशरी कैसे बर्बाद हो रही है, कैसे ईमानदार जज भी ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है। तो लाइन बाय लाइन सुनते जाइए। एक जिले से शुरुआत करते हैं। जिले में कोई व्यक्ति अगर अदालत जाता है तो किसके खिलाफ जाता है? एक तो किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ, और यदि उसकी सुनवाई नहीं होती है तो व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ। यानी आप थाने गए, सुनवाई नहीं हुई, आपको न्याय नहीं मिला, एफआईआर नहीं हुई तो चले जाएंगे कोर्ट ताकि वहां से एफआईआर हो। यानी पुलिस या सिस्टम ने आपकी मदद नहीं किया। और भी तरह तरह के मामले हो सकते हैं। तो सीधे सीधे जो जिला प्रशासन है, डीएम एसपी है, उन्हीं के खिलाफ आप अदालत जाएंगे, उनके सिस्टम के खिलाफ दरवाजा खटखटाएंगे, यानी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। तो अब हो ये रहा है, और ये बात कम से कम 1 दर्जन जिला स्तर के न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि हाई कोर्ट से एक इंस्पेक्टिंग जज होते हैं जो अलग अलग जिले की न्यायिक स्थिति को जांचते हैं। जब वो आते हैं तो सर्किट हाउस में रुकते हैं और उसके भीतर जिले के डीएम एसपी उनका स्वागत करते हैं। बैठकर चाय पानी होता है, गपसड़क्का होता है और जिले के न्यायिक अधिकारियों को, जिला स्तर के अधिकारियों को बाहर दरबान की तरह हाथ जोड़कर खड़ा कर दिया जाता है। और जब मुलाकात करके डीएम एसपी सर्किट हाउस से बाहर आते हैं तो जिला स्तर के न्यायिक अधिकारियों को ऐसी चिढ़ाती हुई नजरों से देखते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारा बॉस हमारे साथ चाय पानी करता है, तुम्हारी औकात क्या है, औकात में रहना। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में निचली अदालतों के जज क्या ईमानदारी से काम कर पाएंगे? क्या उन्हें डर नहीं होगा कि अगर हम जिले के अधिकारियों के खिलाफ कोई आदेश पारित करते हैं तो ये हमारी शिकायत कर देगा, हमारा एसीआर खराब करवा सकता है, हमारा रिकॉर्ड खराब करा सकता है, हमारा भविष्य गड़बड़ा जाएगा? अभी अभी हमने संभल में देखा, जज सुधीर ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया तो जिला पुलिस के मुखिया ने सीधे सीधे आदेश को मानने से इनकार कर दिया। यह शायद इतिहास में पहली बार हुआ कि पुलिस अधिकारी मना कर दे कि वो न्यायिक आदेश को नहीं मानेगा, जबकि वो बाध्य है मानने के लिए, और फिर जज का ट्रांसफर हो गया। इसमें आपको जिला प्रशासन, राज्य सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मिलावट की बदबू नहीं आती क्या? तो जब जिला के अधिकारियों के पास इतनी पावर होगी कि वो न्यायिक आदेशों को ठेंगा दिखा दें और राज्य के हाईकोर्ट से जिला जज का ट्रांसफर करवा दें, तो फिर आम आदमी को न्याय मिलेगा कहां से? ऐसा ही हाल हाईकोर्ट जजों का है। वो राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ खूब मेलजोल रखना चाहते हैं और फिर वो मंत्री तथा उनके लोग जिला स्तर के जजों पर दबाव बनाएंगे। समझने वाली बात यह है कि ज्यादातर अदालतों में 90% मुकदमे सरकारों के खिलाफ ही होते हैं, सरकारी सिस्टम यानी कार्यपालिका के खिलाफ ही होते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो संख्या बहुत बड़ी है, और जब सरकार में शामिल लोगों के साथ जज लोग गलबहियां करेंगे तो न्याय मिलेगा कहां से? लगातार अधिकारियों, सरकार में शामिल लोगों और जजों की अघोषित पार्टियां चल रही हैं। जब हाई कोर्ट के जज एसपी डीएम के साथ चाय पानी करेंगे तो जिला स्तर के जजों का हाल क्या होगा? वो अपना भविष्य बचाएंगे या आम आदमी को न्याय देंगे? क्या वो कभी एसपी डीएम के खिलाफ सुनवाई कर पाएंगे और उनके खिलाफ कोई आदेश पारित करने की हिम्मत जुटाएंगे? अब तो चर्चा होती है कि जज साहब लोग बड़ी संख्या में मंत्रियों से हाथ मिलाने तक के लिए परेशान रहते हैं कि एक बार हथवा मिला लें, फोटो खिंचा लें। अब सवाल यह है कि देश की सुप्रीम कोर्ट में
34 पद हैं। हाई कोर्ट में 1122 के आसपास और जिला अदालतों में इनकी संख्या 25,000 के आसपास बताई जाती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों और हाई कोर्ट के कुछ जजों की हरकतों की वजह से जिला अदालतों के जजों की कार्यशैली पर प्रभाव पड़ रहा है? जो न्यायपालिका का पिलर है उसका मोरल टूट रहा है। अब जरा कल्पना करिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने हिंदुत्ववादी संगठन के कार्यक्रम में जाकर मुसलमानों को अनाप शनाप बोला, एक तरह से गालियां दी। अब यदि इनकी अदालत में किसी मुस्लिम का केस चाहता है तो क्या हम इनसे ईमानदारी पूर्ण कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं? और फिर यदि ये खुद किसी जिला अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज हैं या इंस्पेक्टिंग जज के रूप में कार्यरत हैं और उस जिले में किसी हिंदुत्ववादी संगठन द्वारा किसी अल्पसंख्यक के अधिकारों पर हमला करने का मामला आता है तो क्या वहां के जज इतनी हिम्मत दिखाएंगे, कर पाएंगे कि वो नफरती चिंटुओं के खिलाफ एक्शन ले सके? क्या उनके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि उनके जिले के कार्यों को जांचने वाला जो हाई कोर्ट का जज है, यानी उदाहरण के रूप में अगर हम जस्टिस शेखर यादव को ले लें तो वो हिंदुत्ववादी संगठनों के कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयान देते हैं, तो क्या वो जज किसी अल्पसंख्यक का अधिकार बचाने की हिम्मत दिखाएगा? नहीं, उनके मन में डर होगा कि ऊपर वाला कलम चला देगा। अमृतकाल में ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर हाई कोर्ट और निचली अदालतों तक जुडिशियल एथिक्स की आए दिन संगठित हत्या हो रही है। जी हाँ, संगठित हत्या, गलती से हुआ कार्यक्रम नहीं है ये। और इसी दौर में जब उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोग 5 साल से भी ज्यादा वक्त से जेलों में बंद हैं, देश के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक और शिक्षाविद महीनों से, सालों से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और यूएपीए के तहत कैद में रखे गए हैं, उसी दौर में देश के चीफ जस्टिस भाषण दे रहे हैं कि न्याय में देरी सिर्फ अन्याय नहीं बल्कि न्याय का विनाश है। फली नरीमन मेमोरियल लेक्चर में बोलते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, जब अदालतें समय पर कार्रवाई करने में फेल रहती हैं तो नागरिक अक्सर अपनी एकमात्र वास्तविक सुरक्षा खो देते हैं। अब आप सोचिए कि सरकार के खिलाफ लड़ना है और न्यायपालिका आपका साथ न दे तो आप कहां जाएंगे? हाई कोर्ट के रोल पर चर्चा करते हुए इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की पहली सुनवाई में ही किसी सरकार की कार्रवाई पर रोक लगाने की क्षमता अक्सर नागरिक को मिलने वाला एकमात्र वास्तविक अवसर होता है। हाई कोर्ट केवल अपीली अदालत या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, बल्कि वो असल में प्राथमिक संवैधानिक न्यायालय है जहां नागरिक को तुरंत सुरक्षा मिलती है। मगर सवाल तो ये है कि हे चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी, जब आप सरकार के कहने पर यानी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सरकार के कहने पर हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन को यहां से उठाकर वहां ट्रांसफर कर देंगे और उनका करियर बिगाड़ देंगे, उनकी वरिष्ठता को खराब कर देंगे, उन्हें जूनियर बना देंगे, तो हाई कोर्ट का कोई जज कैसे हिम्मत जुटाएगा आम आदमी को सुरक्षा देने की? भाषणों में आप अनुच्छेद 226 की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे हाई कोर्ट जा सकता है, पीआईएल के जरिए लोगों के हक की लड़ाई लड़ सकता है। मगर सवाल तो मूल ये होता है कि किसी भी अदालत में बैठे जज कितनी ईमानदारी से कार्य करने के लिए अवसर पाते हैं। जब दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस श्रीधरन को सिर्फ इसलिए रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाएगा कि उन्होंने नफरती चिंटुओं के खिलाफ, सत्ताधारियों के खिलाफ एक्शन लेने का आदेश दिया, तो फिर कोई जज ईमानदारी से कैसे काम कर पाएगा? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कह देने से स्थितियां नहीं बदलती हैं। अगर बोलने से बदलती तो अब तक हम विश्वगुरु बन चुके होते, हर आदमी के खाते में 15-20 लाख रुपए यूं ही आ चुके होते, भारत में अब तक 24 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका होता, 100 स्मार्ट सिटी बन चुकी होती और हर शहर में भन्नाटेदार बुलेट ट्रेन दौड़ रही होती। अमेरिका वाले तो हमारे सामने नाक रगड़ रहे होते अगर बोलने से होता। तो कुल मिलाकर बोलने से नहीं होता, करना पड़ता है। और यदि आप कर नहीं सकते या करना नहीं चाहते तो कम से कम वो मत करिए जिससे न्यायपालिका की गरिमा और बर्बाद हो रही है। जो अंधा भरोसा है कम से कम उसे बचे रहने दिया जाए, नाम का भरोसा तो रहे। जब भाजपाई नेताओं और सत्ताधारियों के साथ आपके उठने बैठने, खाने पीने और यहां तक कि गोदी मीडिया के सबसे नफरती एंकर के साथ बैठने की तस्वीरें आती हैं तो हर एक भारतीय के दिल को चोट पहुंचती है। वो आपको और इस संस्था को संदेह की नजर से देखता है, वो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करके नहीं देख पाता। भला सोचिए, भाजपा के जिन मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और तमाम नेताओं के साथ चीफ जस्टिस डिनर कर रहे हैं, गोदी मीडिया के लपट झंडे के साथ खा रहे हैं, यदि उसके खिलाफ आपको अदालत जाना हो तो क्या आप सपने में भी उम्मीद कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस या उनकी अदालत या फिर किसी भी अदालत का कोई भी जज सामने वालों के खिलाफ कोई ऐसा एक्शन लेगा? क्या उसे याद नहीं आएगा कि मेरी संस्था के हेड इस व्यक्ति के साथ डिनर करते हैं, मैं कैसे इसके खिलाफ फैसला दे दूं? और यदि फैसला दे दिया तो फिर मेरा क्या होगा? और लोग तो कह रहे हैं कि गोदी मीडिया के इस चिंटू ने चीफ जस्टिस के साथ तस्वीरें इसीलिए साझा किया ताकि अगर कोई इस चिंटू के खिलाफ अदालत जाना चाहता हो तो वो देख के डर जाए कि देखो चीफ जस्टिस से मेरी कितनी बनती है। बहरहाल, आपको वर्तमान चीफ जस्टिस की बातों और हरकतों में कितना फर्क नजर आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।